Hello warriors, this is Dr. Santosh from Manas Urja Academy. AIA PGET 2020 इसकी जो अभी इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया है उसके रिगार्डिंग बहुत से वॉरियर्स ने मैसेज किए कि इसको थोड़ा सा डिकोड अगर करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जिसको जानना ज़रूरी है। अदरवाइज़ हो सकता है कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे हम थोड़ा निगलेक्ट कर सकते हैं या फिर ज़्यादा भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। जो भी चीज़ें यहाँ पर मुझे ठीक लगी, जैसे मेरे पढ़ने में आया या समझने में आया, तो आपको मैं वहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनना या ध्यान से देखना क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही है। अब यहाँ पे देखो, ऑल इंडिया आयुष, पहले तो सबसे पहले जान लो कि AIPGT का अर्थ क्या होता है ना, मीन इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है। ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रांस टेस्ट। ठीक है, ये NTA के द्वारा अब ये टेस्ट होगी। NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, आगे आगे देखो क्या क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया है कि एडमिशन्स टू MD PG डिप्लोमा इन आयुर्वेदा यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी। इसका मतलब ये है कि केवल ये आयुर्वेद के लिए है नहीं, ये बाकी भी चीज़ों के लिए, यूनानी हो, सिद्ध हो, होम्योपैथी हो, इसके लिए कोर्स है 2020-2021। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक एक स्लाइड पे हम जाएंगे ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। सबसे पहले मैं तो चाहूँगा कि हर एक वॉरियर्स ने ये जो इंडेक्स यहाँ पे दी है उसमें जो भी पर्टिकुलर्स है हर एक के थ्रू जाना चाहिए। आपको पता चलेगा कि ये NTA क्या है। यहाँ पे दिया है अबाउट द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अबाउट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो AIA दिल्ली में है उसका क्या है, फिर ये AIPGT के उसमें क्या क्या दिया है, जनरल टर्म्स कंडीशंस इंस्ट्रक्शंस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हमारे एग्जामिनेशन किस स्कीम से होने वाली है वगैरह। तो मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स तो कम से कम देखो ताकि आपको समझ में आएगा कि इसमें है क्या। और ठीक है, तो हर किसी को एक बार देखना होगा क्योंकि इसमें सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है। एडमिट कार्ड के बारे में है, रजिस्ट्रेशन है, सिलेबस भी है, फिर अपने सेंटर्स है, रिजल्ट्स है, उसके बाद रिज़ल्ट के बाद की प्रोसीजर क्या है, इसके सारे यहाँ पे बुलेटिन में दिया है। मैं तो यहाँ पे आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप खुद से एक बार इसको देख लेना। इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उस पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो आगे के स्लाइड्स में कि फीस डिटेल एंड इम्पोर्टेंट डेट्स इन्होंने यहाँ पे दी है। क्या है इसे हम देखते हैं। फीस डिटेल एंड इम्पोर्टेंट डेट्स, इसको देखो 6 मई से लेके 5 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दिस कब से कब है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मई से लेके 5 जून तक। ठीक है, लास्ट डेट जाहिर सी बात है 5 जून होगी। ठीक है, फ्राइडे है वहाँ पे। अब यहाँ पर उन्होंने एग्ज़ाम की डेट अभी डिक्लेयर नहीं की है, जो पहले 30 जून लिखी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकता है, तो वो उस डेट को बाद में अनाउंस करने वाले हैं। इसके लिए जो हमें वेबसाइट है अपनी NTA की, यही एक ऑथेंटिक वेबसाइट है, उसी पर से ही हमें इंफॉर्मेशन देखनी है। बाकी भी वेबसाइट है जो हमें गुमराह करती है, लेकिन ऑथेंटिक वेबसाइट कौन सी है, NTA ये वेबसाइट है। NTA की वेबसाइट से हम सारी डिटेल्स जान सकते हैं जो कि ऑथेंटिक है। अब यहाँ पर देखो फीस की बात की है इन्होंने। जनरल कैटेगरी जिसे हम अनरिजर्व कैटेगरी कहते हैं, और OBC नॉन क्रिमिलियर। यहाँ पे नॉन क्रिमिलियर का अर्थ क्या है, इन्होंने डबल स्टार क्यों लिखा है, इसकी भी हम नीचे चर्चा करेंगे। उनके लिए फ़ीस 2500 है, 2500। जो जनरल होते हैं लेकिन EWS में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, उनके लिए फ़ीस थोड़ी कम है, 2250। और जो SC ST PWD और ट्रांसजेंडर्स है इनके लिए है 1750। ये फ़ीस डिटेल है केवल, लेकिन आप कौन से कैटेगरी में हो ये भी जानना ज़रूरी है आपको। ठीक है, नीचे क्या दिया है उन लोगों ने, देखो कि कोरिलेशन पर्टिकुलर्स एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशंस आज आते हैं, लास्ट डेट है उसकी 5 जून। 5 जून से लेके मतलब 6 जून से लेके 10 जून तक ये थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म में क्या वगैरह है। एडमिट कार्ड 20 जून से आगे स्टार्ट होंगे, आगे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या क्या है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन उन्होंने क्या लिखी है, देखो डेट ऑफ एग्जामिनेशन टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन वेबसाइट। वेबसाइट कौन सी है इसको लिख लो, www.nta.ac.in
और www.nta.aipgt.nic.in इसी वेबसाइट से ही आप बाकी की फर्दर डिटेल्स जान सकते हैं। अगर आपको किसी इंफॉर्मेशन पे डाउट आ जाता है तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, देखो दो चीज़ है यहाँ पे, बहुत से वॉरियर्स की क्वेरीज हैं कि ओबीसी और एनसीएल मतलब क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर, है ना, नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर मतलब कि ऐसा लेयर जो बहुत रिच कह सकते हैं अभी के दौर में। तो 8 लाख जो है उनकी ईयर मतलब ईयरली जो इनकम होती है किसी फैमिली की 8 लाख, राइट। इसके अगर ऊपर होता है तो वो क्रीमी लेयर होता है। तो जिनके पास 8 लाख से उत्पन्न कम होता है, इनकम ईयरली कम होता है, तो उसे कहेंगे नॉन क्रीमी लेयर, वो क्रीमी लेयर में नहीं आता है। तो ओबीसी के लिए एक ये शर्त है, ये कंडीशन है कि उनके पास ये एनसीएल होना चाहिए जो हर साल निकालता है। अगर ओबीसी स्टूडेंट्स के पास अगर एनसीएल हो तभी वो ओबीसी का फ़ायदा ले सकते हैं, अदरवाइज़ उन्हें ओपन में या अनरिजर्व सीट में वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एज पर द सेंट्रल लिस्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस अवेलेबल ऑन नेशनल कमीशन, जो बैकवर्ड क्लास का है उस पर वहाँ पे वेबसाइट है, वहाँ पे मिल जाएगी। ओनली द कैंडिडेट्स फिलिंग द लिस्ट में मेंशन ओबीसी इन द कैटेगरी कॉलम, वही उनको ओबीसी में लिख सकते हैं। स्टेट के जो है ओबीसी कैंडिडेट, स्टेट लिस्ट ओबीसी कैंडिडेट हु आर नॉट इन ओबीसी लिस्ट, जो सेंट्रल की लिस्ट है ओबीसी की, अगर उसमें वो नहीं है तो उनको जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करना होगा। इन शॉर्ट मैं कहूँ कि जो स्टेट ओबीसी के स्टूडेंट्स है और उनका नाम इस लिस्ट में, जो सेंट्रल लिस्ट है ओबीसी की, उसमें नहीं है तो वो इसी को चूज़ करेंगे। और दूसरी चीज़, जिनके पास एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं होगा ओबीसी का, वो भी सेंट्रल इसमें जनरल और अनरिजर्व सीट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखो सेंट्रल में 4 ही लिस्ट है या 4 ही कास्ट बता सकते हैं हम। एक तो है जनरल जिसे हम अनरिजर्व कहते हैं, उसके बाद है ओबीसी, उसके बाद है एससी और उसके बाद है एसटी। और बाकी जो डिसेबल्स वगैरह ट्रांसजेंडर्स है वो अलग कैटेगरी है, पीडब्ल्यूडी वगैरह। अब यहाँ पर मैं बता दूँ, हर एक स्टेट में छोटी छोटी कास्ट होती है जिनको ओबीसी में ही गिना जाता है, ठीक है। क्योंकि एससी अगर होगा तो कास्ट में भी स्टेट में भी वो एससी होती है, और एसटी हो वो सेंट्रली भी एसटी में ही गिना जाता है। लेकिन ओबीसी के तुलना में क्या होता है, जो छोटी छोटी कास्ट होती है जैसे एनटी है, वीजीएनटी है, वो भी ओबीसी में ही गिनी जाती है। तो उनके लिए क्या करना होता है, उनके तहसील से जो सीतू है वहाँ से उनको सेंट्रल ओबीसी में हम आते हैं, इस तरीके का एक सर्टिफिकेट होता है जिसे सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट कहा जाता है, वो निकाल सकते हैं। और वो सर्टिफिकेट सेंट्रली ओबीसी सर्टिफिकेट करके माना जाएगा। इसमें भी कंडीशन है कि उनका ईयरली इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, मतलब उनके पास एनसीएल होना चाहिए, तभी जाके उनको ओबीसी का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ओके। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सारी डिटेल्स और डेट्स जो है ना, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस 2020 ऑनलाइन मोड ओनली, ये ऑनलाइन ही होगी, अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, इसको आप पकड़ लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, ओनली 1 एप्लीकेशन इज़ टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट, एक ही बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, बाकी बार ज़्यादा बार करोगे या मल्टीपल टाइम करोगे तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो खुद का ईमेल एड्रेस और एसएमएस देना चाहिए, क्योंकि इसी से आगे के व्यवहार या जो भी इंफॉर्मेशन होगी जो गवर्नमेंट आपको देना चाहेगी तो इन्हीं से आएगी, मोबाइल नंबर और ईमेल। वो आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए इस चीज़ में कि मोबाइल नंबर अच्छे से जो आपके पास हो खुद का वही दे देना, और जो आपका ईमेल एड्रेस है वही दे देना, ये बहुत ज़रूरी है। यही 2 साधन हैं जिससे आप कम्युनिकेट कर सकेंगे अथॉरिटी से, ठीक है, ओके। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये स्टेप्स है, यहाँ पे ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या करना होगा आपको। 1 2 3 4 अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग यूनिक ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं बार बार आपको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से वॉरियर्स का ये प्रॉब्लम हो जाता है बाद में कि उनके पास ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं या मोबाइल नंबर बंद हो जाता है, जो भी हो,
या गुम ही जाता है फ़ोन, तो कृपा करके इसको थोड़ा सा सीरियसली ले, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को, ये यूनिक होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ये होने के बाद आपको एक सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर मिलता है, जो कि सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर, इसको अच्छे से सेव कर लेना। उसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे अपलोड स्कैन इमेजेस एंड कैंडिडेट्स फोटोग्राफ। देखो फोटोग्राफ अलग है और सिग्नेचर भी अलग है, इनकी साइज़ यहाँ पे दी है, इस साइज़ में और इस फॉर्मेट में आपको वो अपलोड करना है, ठीक है। तीसरी स्टेप क्या है, या तीसरी हो गई है। चौथी स्टेप क्या है, यहाँ पे आपको पेमेंट का गेटवे है, पेमेंट करना है। तो देखो ईजी है, ज़्यादा कुछ क्या बोलते हैं उसे, कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ है ही नहीं। हाँ, आगे जाके इन्होंने कुछ फ़ोटो के बारे में बताया है, वो नीचे के स्लाइड में हम देख सकते हैं कि फ़ोटो के बारे में उन्होंने क्या कहा है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बाकी चीज़ें कुछ है वो आप देख लेना, जो भी इम्पोर्टेंट है मैं केवल उन्हीं को आपको बता दूँगा। यहाँ पे ये भी चीज़ें ज़रूरी है एब्रीवेशंस की, क्योंकि आगे जाके आपको EWS क्या होता है, AIA क्या है, AIPCT क्या है, ये आप देख लेना। इसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है यहाँ पे, वो लास्ट में है, जैसे AACCC आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। ये जो ऑल इंडिया कोटा की है ना काउंसलिंग आपकी, ये कमेटी कंडक्ट करती है। और जो स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग है, वो कंसर्न स्टेट की जो भी आयुष की कमेटी होगी या फिर सिलेक्शन कमेटी होगी, जो भी है जिसे स्टेट अपॉइंट करेगी वो कर लेगी। लेकिन ऑल इंडिया कोटा का जो भी काउंसलिंग का फॉर्मूला है या जो भी पद्धति होगी, ये कमेटी करती है, ठीक है। तो इसको समझ लेना, AACCC, ठीक है। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं। और अब यहाँ पे देखो NTA के बारे में दिया है वगैरह, आप ये देख सकते हो। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा क्या है, क्योंकि वो भी कंडक्ट करती है एग्ज़ाम्स। ओके, अब यहाँ पे देखो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि NTA हैज़ नो रोल इन काउंसलिंग। NTA एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होने की वजह से केवल टेस्ट कंडक्ट करती है, इसका कोई भी रोल काउंसलिंग में नहीं है, इसको अच्छे से समझ लेना। तो कौन करेगा ये काउंसलिंग का रोल, अभी हमने देखा AACCC विल कंडक्ट द काउंसलिंग फॉर द एडमिशन्स टू ऑल इंडिया कोटा सीट्स। और जो स्टेट के होंगे वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो भी है, ये ऑथोरिटी जो भी होगी वो कर लेगी, स्टेट जो डिसाइड करेगी वो, ठीक है। ओके, थोड़ा और आगे जाते हैं। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैंने यहाँ पे ली है, ताकि आपको जरूरी होगा। यहाँ पे देखो रिजल्ट भी उन्होंने बताया है कि रिजल्ट ऑफ AIPCT 2020 विल बी अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट। तो इसी वेबसाइट को आपको हर किसी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे देखना है, ठीक है। ओके, अब दूसरा देखो यहाँ पे क्या है। यहाँ पे मैंने जानबूझकर ये क्यों स्लाइड ली है, यहाँ पे मेंशन सीधा सीधा किया है कि कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर AIPCT 2020 ओनली वंस। Any candidate found to register more than once AIPCT 2020 will be automatically debarred from the exam। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको फॉर्म भरते समय एक ही बार भरना है और बहुत कायदे से भरना है, सावधानी बरत के करना है, बहुत ही केयरफुली, ठीक है। ये आपके लिए वार्निंग है, ऐसा भी समझ लेना। एक ही बार भरना है, डबल अगर भरेंगे, मल्टीपल टाइम भरेंगे, आप एग्ज़ाम से डिबार हो जाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत से वॉरियर्स इसे पूछते हैं क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिस एग्ज़ाम के लिए। अब आपके पास डिग्री होनी चाहिए, अगर आयुर्वेद के एग्ज़ाम है तो BAMS की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है कि डेट इंडिकेट्स बाय कैंडिडेट इन द रिगार्ड 12 मंथ्स कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप। आपको क्या करना होता है कि कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ओरिजिनल कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। देखो आपको काउंसलिंग के वक्त ये ज़रूरी है इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिखाना, ठीक है। वो क्या है आगे देखो कि कट ऑफ डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप, कट ऑफ डेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप टुवर्ड्स द डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर अपेयरिंग दिस एग्जाम शाल बी 30 सितंबर 2020। इस डेट को अच्छे से ध्यान में रखो कि 30 सितंबर 2020 ये कट ऑफ डेट है आपकी इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट की। एक तो आपको ये ICC सर्टिफिकेट काउंसलिंग के दरमियान आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन इसकी कट ऑफ डेट भी उन्होंने 30 सितंबर रखी है, इसको आप समझ लेना, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार स्ट्रक्चर में चेंज क्या हुआ है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन तो सेम ही है, पिछले साल की तुलना में मैं बता रहा हूँ। कंप्यूटर बेस्ड आपकी एग्ज़ाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है आपकी। अब ड्यूरेशन यहाँ उन्होंने 2 आवर्स दिए हैं, यानी 2 आवर्स, यानी कि 120 मिनट्स। और क्वेश्चंस क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120।
टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है, MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखो कि लास्ट टाइम में क्या था, यहाँ पे क्वेश्चंस की संख्या 100 थी और यहाँ मिनट्स 90 थे। अब देखो 100 क्वेश्चंस आपको 90 मिनट में करने थे, अब क्या करना है, 120 क्वेश्चन है और 120 मिनट है, तो 1 मिनट के लिए क्वेश्चन आया, मतलब ये थोड़ा सा बेटर है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 480 है, इसका सीधा मतलब है कि हर एक करेक्ट रिस्पांस को आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। नेगेटिव सिस्टम है, हर इनकरेक्ट रिस्पांस के लिए आपका 1 माइनस होगा, मतलब कि 1/4 हम जो पहले था 0.25 मार्क्स राइट कट होंगे। तो इसी प्रकार से है, क्योंकि इसको अगर 4 नंबर दिया है, एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स दिए हैं, तो हर गलत सवाल के लिए आपका 1 मार्क यानी कि 0.25% काटा जाएगा, ठीक है। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपका, और वो गलत हुआ, मतलब अटेम्प्ट ही नहीं किया तो गलत होने का सवाल ही नहीं है, अगर अटेम्प्ट आप नहीं करते हो तो कोई आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मीडियम क्या होगा पेपर का, आयुर्वेदा की एग्ज़ाम है तो इंग्लिश और हिंदी में होगा, बाकी के लिए तो ये है, आप देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब PWD क्राइटेरिया जो है कैंडिडेट्स, उनके लिए कुछ क्राइटेरिया ज़रूरी है, उनके लिए सर्टिफिकेट भी है, जो इस PDF के 30 नंबर के पेज पे वहाँ पे उन्होंने कुछ सेंटर्स दिए हैं और उसके आगे 34 पेज पे सर्टिफिकेट दिया है कि PWD कैंडिडेट्स के लिए किस प्रकार के सर्टिफिकेट ज़रूरी है दिखाना, ठीक है। इनके लिए एक ज़रूरी बात यह है कि 40% डिसेबिलिटी अगर होगी तो वो सर्टिफिकेट मिल जाता है, PWD है ना, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ है वो इन्होंने यहाँ पे दी है, वो आप एक बार देख सकते हैं, जो कंसर्न है वो देख सकते हैं इसे, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। कैंडिडेट के लिए एग्जामिनेशन 1 स्टेप बिलो, ठीक है। अब हाँ, रिजर्वेशन की बात करें। रिजर्वेशन में क्या है देखो, जो EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनके लिए एक ऑर्डर थी 17 जनवरी 2019 की, जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, इनके अनुसार ये लागू है। तो जो बंदे EWS में आते हैं तो उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस क्या है इसके लिए, ये जनरली आपको पता है, ये इस वेबसाइट पे ये आप देख सकते हो, इसके लिए CCIM का, CCH का कंप्लीट सिलेबस डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो, जो कि जनरली आपको पता है कि 1 से लेकर 4 ईयर तक आपने जो BMS के UG में पढ़ा है, ये सारा इसका सिलेबस होता है, ठीक है। ओके, थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है देखो, यहाँ पे चीज़ वही मैंने बताई जो है कि आपको ऑनलाइन मोड ही करना है और एक ही बार करना है सबमिटेड, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे कुछ है नहीं, बाकी पर्टिकुलर्स ऑफ, हाँ ये चीज़ ज़रूरी है, ये आपको फॉर्म भरते समय ज़रूरी है, पर्टिकुलर्स टू बी फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। क्या क्या होगी देखो, आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है ये लिख लो, क्योंकि ये केवल आपके पास नहीं होना चाहिए मोबाइल में, ये आप लिख लो क्या क्या है। बोर्ड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जिसपे आपका नाम, हाँ ये फादर्स नेम मदर्स नेम वगैरह होना चाहिए। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ क्या होना चाहिए, आधार, इसमें से एक होना चाहिए, ये सारे ज़रूरी नहीं है, इसमें से एक ज़रूरी है। इसके बाद आपके पास क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको कुछ परमानेंट एड्रेस का प्रूफ विथ पिन कोड हो। उसके बाद आपके सेंटर की प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए कि किस सेंटर को आप चूज़ कर रहे हो, कैटेगरी अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो, ठीक है। और भी है, जैसे कि यहाँ देखो, ये अगर आप EWS में हो तो आपको वो सर्टिफिकेट चाहिए, PWD में अगर हो तो इसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर जो मैंने जोड़ दे के कहा कि ये ज़रूरी है। स्कैंड इमेजेस ज़रूरी है, ये इस फॉर्मेट में JPG और JPEG, इसमें आपको फ़ोटोग्राफ की साइज़ आपकी ये होगी और सिग्नेचर की साइज़ ये होगी। बैंक अकाउंट डिटेल्स की पेमेंट की, हाँ जब भी आप कोई चीज़ फिल करते हो और आप सिस्टमली, मतलब कि सिस्टम से जो जनरेटेड होता है कुछ भी मैसेज, उसको अच्छे से स्क्रीनशॉट निकाल के सेव कर लेना, क्योंकि ये आगे बहुत काम आ जाते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज़ अगर जनरेट हो रहा है सिस्टम से ही आपके कुछ फिल करने से, तो उसका स्क्रीनशॉट निकाला करो, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाद में हमें पता नहीं चलता कि अपना एप्लीकेशन क्या है वगैरह वगैरह। अब यहाँ इन्होंने एक दिक्कत की है आगे जाके फ़ोटोज़ के बारे में, ये तो सर्टिफिकेट OBC वगैरह, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। OBC के बारे में मैंने कहा आपको, सर्टिफिकेट अगर स्टेट के कुछ बंदे हैं जो OBC में है तो उनको सेंट्रली OBC का सर्टिफिकेट निकालना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके साथ नॉन क्रिमिलियर भी होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखो चॉइस ऑफ सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स। आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है, आई थिंक इस PDF के 30वें पेज पे सेंटर्स की लिस्ट है।
उससे आपको चॉइस देनी होती है सेंटर की, ठीक है। ओके, उसके आगे देखो, फ़ोटोग्राफ के बारे में इन्होंने थोड़ी सी दिक्कत बढ़ा दी है। उन्होंने क्या किया है इस फोटोग्राफ में, उन्होंने ये कहा है कि फ़ोटोग्राफ 1 मार्क्स के आगे से ही आपने क्लियरली लेना चाहिए, जिस पर खुद का नाम होना ज़रूरी है और डेट भी होना चाहिए। अब बताओ अभी ये क्या होता है, नेम ऑफ कैंडिडेट अलोंग विद द डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ। ये थोड़ी दिक्कत वाली चीज़ है, लेकिन अब उन्होंने मेंशन की है। थोड़ा सा अगर जुगाड़ कर सकते हो आप तो कर लो, क्योंकि फ़ोटो इस डेट के आगे चाहिए, है ना, क्योंकि उस पर मेंशन होना चाहिए आपका नाम और उसके साथ उस जब आप फ़ोटो निकाली वो डेट, और वो आपको अपलोड करना है, ठीक है। जिस तरीके आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे इसमें जो माहिर होते हैं ना, इनसे पूछ लो, ये करा कर देंगे आपको। इसे डरने की कोई चीज़ है ही नहीं, है ना। केवल आपके पास फ़ोटो, उसमें आपका नाम और उसमें डेट होनी चाहिए, इस डेट के आगे की डेट डाल दो, ठीक है। ये हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ज़्यादा बहुत दिक्कत वाला काम है, ऐसा भी कुछ नहीं। आपके फ्रेंड्स को पूछ लेना जो इसमें काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सिग्नेचर के भी फ़ोटो स्कैन कॉपी अपलोड करनी है, ठीक है। ओके, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करनी है, ठीक है। अब चेक लिस्ट, इसको आप 4 बार देख लेना। ये चेक लिस्ट बहुत ज़रूरी है, क्या क्या ज़रूरी है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, ये सारी चेक लिस्ट है। अब मैं ये आपको गिनाऊंगा नहीं, ये आपके लिए होमवर्क है, ये हर एक चीज़ से आप गुजर जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी यहाँ पे हमने लिखा है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोट, है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोट, ये सारे पॉइंट आप देख लेना एक बार, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये देखने के बाद ही आप फॉर्म भर लेना, ठीक है। ओके, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। आधार वगैरह होगा, हाँ, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अब ये क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस। स्टेप, अगर ये स्टेप आप याद रखते हो ना तो चीज़ें आसान हो जाएगी। स्टेप पहली है कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। ये बहुत ज़रूरी है, इसका आप नोट डाउन भी कर लेना, स्क्रीनशॉट भी निकाल देना। स्टेप 2 क्या है, फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। स्टेप 3 क्या है, फोटोग्राफ, जो अभी हमने कहा कि नाम और आपका वहाँ पे डेट मेंशन होनी चाहिए, वो इसी साइज़ के अंदर और इसी फॉर्मेट में, उसी प्रकार से आपको सिग्नेचर भी अपलोड करनी है। स्टेप नंबर 4, आपको पेमेंट करना है ना, पेमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, होता क्या है कि कभी कभी नेटवर्क की वजह से आपका पैसा डिडक्ट हो जाता है, लेकिन सिस्टम से जो जनरेट होता है मैसेज कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल आता है, ये आता नहीं है कभी कभी। तो जो डिडक्ट होता है ना, आपका जो भी पैसा डिडक्ट होता है वो बाद में आपके अकाउंट में आ जाता है। अगर आपको फ़ीस भरने के बाद कोई सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन का मैसेज नहीं आता है तो आप फिर से एक बार ट्रांजेक्शन कर लेना, ठीक है। आपका पैसा कभी नहीं वेस्ट होगा, मतलब जाएगा नहीं कहीं पे। अगर ट्रांजेक्शन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो डिडक्ट जो हुआ है पैसा वो आपके अकाउंट में आ ही जाता है। जब तक कि आपको ट्रांजेक्शन का सक्सेसफुल मैसेज नहीं आता, सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन का मैसेज जब तक नहीं आता तब तक आपको रिपीट करना है ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। ओके, अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वीं नंबर इंपॉर्टेंट, प्रिंट एटलीस्ट 4 कॉपीज़ ऑफ कन्फर्मेशन पेज आफ्टर सक्सेसफुल रेमिटेंस ऑफ फीस। ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस बाद में डिबार किए जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस, फीस आपने पे नहीं की वगैरह वगैरह, तो आपके पास इसका प्रूफ होना चाहिए। तो ये चेकलिस्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप्स आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पहले भी कहा, इस स्लाइड को हमने देखा है कि फ़ीस क्या होगी। जनरल और अनरिजर्व और जो भी ओबीसी है उनके लिए 2500 है, ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 2250 है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर के लिए 1750 है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये फ़ीस एग्ज़ाम की है, लेकिन इन्होंने क्या किया, कहा है कि एप्लीकेबल सर्विस या प्रोसेसिंग चार्जेस या फिर जीएसटी आर टू बी पेड बाय कैंडिडेट, ये एक्स्ट्रा फीस हो जाएगी आपकी थोड़ी, ठीक है ना, इसको भी आप देख लेना। ओके, उसके बाद पेमेंट के मोड वगैरह इन्होंने दिया है कुछ, ये देखिए एडमिट कार्ड के बाद बात की है उन्होंने, ठीक है। इसके आगे थोड़े इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, लेकिन जो 30 नंबर की पेज है, आई थिंक पीडीएफ का, इस ब्राउचर का नहीं, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे पेज नंबर 17 दिखा रहा है, लेकिन अपने जो पीडीएफ का पेज है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये 23वां पेज चल रहा है, तो ये पीडीएफ की पेज की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आगे जाके आपको सेंटर की लिस्ट मिलेगी, जैसे आगे जाते हैं 30 पेज पे आता हूँ मैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये आपके सेंटर्स की लिस्ट है, ठीक है, ये सेंटर्स है आपके सारे। तो इस सेंटर से आपको गुजरना होगा कि कौन सा सेंटर्स आपको चॉइस करना है। सिटी है और इसका कोड नंबर है, क्योंकि आपको
कोड नंबर वहाँ पे मेंशन करना होता है। ठीक है, एक बार आप देख लेना अच्छे से कहाँ पे आपको कन्वीनियंट होता है सेंटर डालने में। ठीक है, ओके। अब इसके आगे 34 नंबर की जो PDF का पेज है, मतलब PDF का मतलब इस PDF का, इस ब्राउचर का नहीं, यहाँ पे उन्होंने कुछ सर्टिफिकेट्स दिए हैं। तो इस सर्टिफिकेट से जो भी है मतलब कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है ना, मतलब कि आपको देखना होगा कि ये सर्टिफिकेट PWD के लिए है ना, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। उसी तरह से बाकी भी सर्टिफिकेट्स है ना, यहाँ पे देखो क्या दिखा है और भी। तो जो भी ज़रूरी सर्टिफिकेट है वो आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे उसी फॉर्मेट में उसको कर लेना, क्योंकि आगे जाके क्या हुआ है लास्ट एग्ज़ाम के या लास्ट ईयर में कि उन्होंने उसी फॉर्मेट में मांगा उन्होंने किस प्रकार से, जैसे लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग जो भी हो, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत से वॉरियर्स कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी रिजर्वेशन लेते हैं, जैसे PWD हो, बाकी भी जो हो EWS वगैरह, उसका एक फॉर्मेट होता है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है, उन्होंने वो निकाला होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस एग्ज़ाम में कुछ ऐसा कहा जाता है कि इसी फॉर्मेट में ले लो, तो उससे बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दिए हैं, वो देख लो एक बार, जस्ट देख लो, आपके लिए जो एप्लीकेबल होगा उसको आप डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज उसे लीव कर लेना। ठीक है, ओके। होप सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, जो भी मैंने कहा। इसमें से 2 चीज़ हमेशा याद रखना, आगे जो है इसकी PDF के आगे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की बात की है उन्होंने, किस प्रकार से कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम वगैरह होगी, ये चीज़ है, आप जस्ट गो थ्रू कर लेना। फिर भी मैं क्लास में आपको कहूँगा कि इस समय आपको करना क्या होगा, ये तो हो गया टेक्निकल पार्ट। ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है, जो भी आपने पढ़ा है उसमें ही ज़्यादा आपका, मतलब जो आपने पढ़ा है उस पर ही फोकस या उस पर ही बिलीव कर लेना। अब कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपने पढ़ी नहीं है और आप नए से पढ़ने जा रहे हो, उसको बाय बाय करिए। इससे होगा क्या, जो आपने पढ़ा है वो आप गवा दोगे और जो नहीं पढ़ा है उसके आगे आप भाग रहे हो। तो मेरा ये एक आपको रिक्वेस्ट है कि जो आपने पढ़ा है साल भर में, उसकी तुलना में अगर किसी 1 महीने का या 2 महीने की कोई नई चीज़ आप ऐड करना चाह रहे हो तो आप थोड़ा सा रिस्क में हो। तो ज़रूर काम ये कर लेना, आपने जो पढ़ा है उस पर थोड़ा सा विश्वास रखो। कॉन्फिडेंस वही आएगा जब आएगा, मतलब कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आएगा, तभी आता है जब आपको पता चले कि आपने जो किया है वो आपको आ रहा है। और वो कब पता चलेगा, जब आप उस चीज़ को रिवाइज करेंगे। अब रिवीजन के लिए आपको डेली 2 से लेकर 3 अगर घंटे आप निकाल देते हो रिवीजन के लिए, या कम से कम ओवरलुक करने के लिए, तब भी आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और मैं आपको एक सलाह दूंगा, वो ज़रूर सबके लिए एप्लीकेबल होगी। वो ऐसी है कि आपने जो पढ़ा है, ठीक है, आप आगे पढ़ते भी चाह रहे हो, लेकिन क्या आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना कि 7 दिन पहले जो आपने पढ़ा था उसे आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हो या कम से कम ओवरलुक नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हो आप कि 7 दिन पहले आपने पढ़ा है और अभी आप उसे देख भी नहीं रहे हो, तो आपको थोड़ा सा पीछे आने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से कर लो। अब ज़्यादा नई चीज़ों को ऐड मत कर लेना, खुद की सेहत का ख्याल रखिए क्योंकि यही ज़रूरी है। और लास्ट में ये कहूँगा कि जो भी पेपर्स पहले हो चुके हैं, 2017 हो, 18 हो और 19 हो, तो इनके आपको एक बार जो भी AIPGT ने लिए हैं उनको देखना ज़रूरी है एक बार। ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आगे पता चलेगा आपको कि किस टाइप की एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप। ठीक है, बहुत से वॉरियर्स मुझे ये कहते हैं कि कहीं कहीं पर ज़्यादा डीप बच्चे पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है। तो ज़्यादा डीप पढ़ने का मतलब यही नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी से चल रही है, इस चीज़ को दिमाग में घुसेड़ दो। ज़्यादा डीप पढ़ना मतलब अच्छी तैयारी हो रही है, ये नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आपको हार्श बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत से बच्चे करते हैं, इसमें बच्चों की भी गलती नहीं होती है, उनको भी उसी तरह से पढ़ाया जाता है। तो आपके लिए गाइडेंस या डायरेक्शन देने वाली चीज़ केवल यही है, AIPGT के पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी इंस्टीट्यूट के पेपर्स पढ़ो, केवल AIPGT के 3 साल के पेपर को अच्छे से देख लो, तो समझ में आएगा कि आपको आपकी डायरेक्शन कहाँ पे है। क्योंकि आप तैयारी अलग कर रहे हो और एग्ज़ाम अलग चीज़ की देने जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट को जानना ज़रूरी है, उस रिक्वायरमेंट को आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये पहले कर लो। ज़्यादा जो आपको डिप्रेस कर रहा है या फिर किसी की आदत हो सकती है कि डिप्रेस करना, तो उनसे थोड़ा सा दूर रहिए।
ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन आप कम ही करिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन से थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि क्या होता है डिस्कशन से आपको थोड़ा सा हो सकता है कि आप कंपेयर कर ही लेते हो, तो कंपैरिजन में फिर आप कॉन्फिडेंस को गंवा बैठते हो। अभी तक आपको तो जनरली पता चला ही होगा कि क्या पढ़ना होता है और क्या नहीं पढ़ना होता है। अगर पता नहीं है तो ये पेपर आपको बता देंगे, ये पेपर देख लो, आपको पता चलेगा कि पढ़ना किस तरह से है और किस लेवल तक पढ़ना है। ठीक है, मैं तो ये लास्ट में ये कहूँगा कि कम पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि अननोन क्वेश्चंस भी आएंगे तो आप डील कर सके उस क्वेश्चंस को बाय यूजिंग आवर प्रीवियस इन्फॉर्मेशन, जो भी हो, कम हो ज़्यादा हो, जो भी हो। ठीक है, और एक बात याद रखो, जो भी आप पढ़ोगे एज इट इज़ केवल 30 to 40% आ जाएगा एज इट इज़। तो पढ़ने का एटीट्यूड ऐसा मत रखो कि जो आप पढ़ोगे वही आएगा। 60% आपको अननोन क्वेश्चंस ही मिलेंगे। फॉर दैट सेक आपको लॉजिक ही डेवलप करना पड़ेगा कि क्या तरीके हैं, क्या टेक्निक है, क्या स्किल है, क्या क्लूज़ है कि जिसके माध्यम से हम इस 60% के अननोन क्वेश्चंस को डील कर सकें। तो उसके लिए आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन का भी यूज़ करना आ रहा है क्या मल्टीपल तरीके से, उसको भी थोड़ा सा आपको देखना होगा। ठीक है, होप सो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा फ़ायदेमंद रही होगी या समझ में आ रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपके बच्चों या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जूनियर्स हो सीनियर्स हो, उनको ये शेयर कर लेना ताकि उनके लिए फ़ायदा हो। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।